नमस्कार दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्रश्नों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ। आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ से आपको आइडिया मिलने वाला है किस प्रकार के जीएस के प्रश्न आपसे एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल कर्मानुसार सही क्रम क्या होगा। तो 4 शासकों के नाम दिए हुए हैं, तो आपको बताना है सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया और सबसे लास्ट में कौन आया। तो आइए चलते हैं आंसर की ओर। ऑप्शन के अनुसार सबसे पहले आया है इल्तुतमिश 1211 से 1236। उसके बाद आया है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। उसके बाद शेर शाह सूरी, ऑप्शन के अनुसार 1540 से 1545 शासनकाल है इनका। उसके बाद आया अकबर। अकबर का शासनकाल याद रखना है 1556 से 1605। तो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न के लिए तैयार करना है। आपको इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि सबसे पहले कौन आया, बाद में कौन आया। प्रश्न है, कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो वो थे तुकाराम, याद रखना है। प्रश्न यहाँ से बनेगा, शंकराचार्य की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो आप कहोगे 820 ईस्वी में, याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। और प्रश्न बनेगा, अद्वैतवाद मत से कौन से संत संबंधित हैं। तो आप कहोगे शंकराचार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है शंकराचार्य के संबंध में। उसके बाद वैष्णव मत से संबंधित हैं चैतन्य, और वारकरी मत से संबंधित हैं तुकाराम, और निर्गुण मत से संबंधित हैं नामदेव। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। शंकराचार्य को अच्छे से पढ़ना है। शंकराचार्य की मृत्यु 820 ईस्वी में, याद रखना है। प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ आपसे पूछा है प्रथम गवर्नर जनरल। अगर आपसे पूछता बंगाल के प्रथम गवर्नर तो आप कहते हैं लॉर्ड क्लाइव, लेकिन आपसे पूछा है प्रथम गवर्नर जनरल तो आप कहोगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद लॉर्ड लिटन के समय में आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम नियमित जनगणना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद जो प्रश्न है चरक संहिता संबंधित है, तो चरक संहिता संबंधित है तो वो है चिकित्सा से। उसके बाद आपको सही मिलान करना है और आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है। तो सबसे पहले जो कलिंग युद्ध है वो BC 261 में हुआ था, याद रखना है। उसके बाद पूछेगा शक संवत, तो ये है AD 78, ये भी राइट है। उसके बाद मुस्लिम युग की शुरुआत AD 622, लेकिन यहाँ जो गलत है वो है औरंगजेब की मृत्यु। तो औरंगजेब की जो मृत्यु है वर्ष 1707 में हुई थी, याद रखना है। UK SSSC ने कलर एग्जाम में एक बार पूछा था औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो याद रखना है औरंगजेब, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने की थी, आपको ये भी याद रखना है। शक संवत के संबंध में इसकी शुरुआत किसने की थी, इसकी शुरुआत की थी कनिष्क ने, तो याद रखना है। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो वो है औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है दादा भाई नौरोजी, आप सबको पता ही होगा। प्रश्न है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो आपको बताना है 1915-16 में 2 होम रूल लीग बनी थी, तो वो किसके नेतृत्व में बनी थी, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके सामने है एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक। तो यहाँ देख लेते हैं व्याख्या। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने किया। अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तो सबसे पहले किसने की, प्रश्न बनेगा, तो आप कहोगे अप्रैल 1916 में तिलक ने, उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट। तो सबसे पहले तिलक ने की, उसके बाद एनी बेसेंट ने, तो ज़्यादा अंतर था नहीं। फिर भी एग्जाम हॉल में आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल सकता है और पूछा ही जाता है। उसके बाद तिलक ने मराठा एवं केसरी, तो तिलक के जो 2 समाचार पत्र हैं वो हैं मराठा और केसरी। और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया के समाचार पत्र निकाले, याद रखें। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो है एनी बेसेंट, ये भी आपको याद रखना है, जो 1917 में बनी। और कब बनी, 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी पहली, 1917 में, याद रखना है। जबकि तिलक के संबंध में बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, और बाल गंगाधर तिलक गरम दल से संबंधित थे, याद रखना। गरम दल का जो नेता
कभी अध्यक्ष नहीं बना, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ बहुत से प्रश्न बनने वाले हैं कि एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किस वर्ष बनी? 1917 में। सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो वो की थी अप्रैल 1916 में तिलक ने। तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप देखेंगे। प्रश्न में आपको सही मिलान करना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा राव फूले। आइए व्याख्या की ओर चलते हैं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828, आर्य समाज 1875, रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा राव फूले 1873। प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा कल हमने आपको बताया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, जबकि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो याद रखना है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी। प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए व्याख्या देख लेते हैं। सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया। सुभाष चंद्र बोस एवं पट्टाभी सीतारमैया के मध्य हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस विजय हुए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों एवं गांधी जी के विरोध के स्वरूप उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के पद त्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। तो त्रिपुरी संकट के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो वो बना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है। प्रश्न है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल पनबिजली परियोजना। तो राइट आंसर है चिनाब नदी पर। आइए देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, व्यास परियोजना व्यास नदी पर, रंजीत सागर बांध रावी नदी पर, सलाल बिजली परियोजना चिनाब नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर और बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो ये प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न बनते ही बनते हैं। उसके बाद आपको बताना है वसंत विषुव होता है, तो वो होता है कब होता है? तो आपको बताना है। राइट आंसर है 21 मार्च को। याद रखना है वसंत विषुव के संबंध में। प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत बार प्रश्न बनता है और सबको पता है, ये संबंधित है तांबा के लिए। ऑप्शन सी कॉपर तांबा राइट होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भूगोल में रिपीट होते हैं। प्रश्न आपको बहुत अच्छा लगेगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो है असम में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, पेरियार नेशनल पार्क केरल में, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। प्रश्न बहुत अच्छे सिंपल बनते हैं और कुछ प्रश्न जो होते हैं थोड़े ऊपर होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर होते हैं वो आपके जो पढ़े हुए ही होंगे, जो हर बार रिपीट होते हैं उसी के आसपास। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो आपको बताना है राइट आंसर। तो आप बता सकते हैं राइट आंसर। तो राइट आंसर आप देख सकते हैं, आपके सामने है ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड में है गंगा, हिमालय नदी तंत्र से संबंधित है, और है ब्रह्मपुत्र। याद रखना है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, जबकि कावेरी एवं गोदावरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के त्रिम्बकम पहाड़ी से तथा कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न बनेगा गोदावरी नदी का उद्गम और कावेरी नदी का उद्गम। याद रखना है। प्रश्न है, बैंक दर का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है बैंक दर का क्या अर्थ है। तो आइए देख लेते हैं। बैंक दर का तात्पर्य देश के केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है, जिसे सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, बैंक दर कहलाती है। ऑप्शन की राइट आंसर है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को हम बैंक दर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न अर्थशास्त्र में बनने वाले हैं। प्रश्न बनेगा, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बढ़ जाएगी। याद रखना है।
तो अर्थशास्त्र के प्रश्न हैं ये। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो वो राइट आंसर होगा पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो याद रखना है। प्रश्न है 100 रुपये का नोट किसके द्वारा साइन किया जाता है? तो आपको पता ही होगा, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। राइट आंसर आरबीआई के गवर्नर, जबकि 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के साइन होते हैं। प्रश्न पूछेगा फेमा का पूरा नाम, तो आप कहेंगे फॉरिन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन बी। प्रश्न बनेगा भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल हैं? तो वो शामिल हैं राज्य सूची के विषय में। संविधान की 7वीं सूची संबंधित है राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची से, याद रखना है। प्रश्न है भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो वो रखी गई है राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत, जो संबंधित है संविधान के भाग 4 से, जबकि जो मौलिक अधिकार हैं वो संबंधित हैं संविधान के भाग 3 से, याद रखना है। आप देख सकते हैं संविधान में जो मूल अधिकार दिए हुए हैं वो आर्टिकल 12 से 35 में दिए हुए हैं, जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आर्टिकल 36 से 51 तक दिए हुए हैं, जबकि जो मूल कर्तव्य हैं वो आर्टिकल 51A में दिए हुए हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है आर्टिकल 21A से। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका संबंध आर्टिकल 21A से है। ये प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था, याद रखना है। बाकी आपको आर्टिकल 19 पता ही है किससे संबंधित है, क्योंकि बहुत ही फेमस है। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा आर्टिकल 29 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए हुए हैं, याद रखना है। प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछेगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखना है। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, के अध्यक्ष द्वारा BN राव संवैधानिक सलाहकार की भूमिका का निर्वाह किया। तो BR अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, याद रखना है। और संवैधानिक सलाहकार की जो भूमिका थी वो BN राव की थी, जबकि जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो वो है आर्टिकल 29। आप देख सकते हैं आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और आर्टिकल 24 14 वर्ष के जो कम आयु के बच्चे हैं वो ना कारखानों में काम करेंगे ना खदानों में, तो इसके संबंध में इसमें प्रतिबंध लगाया हुआ है आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 29 भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न थे जो पूछे गए थे यूपी पैट के एग्ज़ाम में, GS के। तो उसके बाद ये साइंस के हैं, तो साइंस तो आनी है नहीं इस एग्ज़ाम में, तो साइंस के प्रश्न देखने का फ़ायदा नहीं है। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।